जी नमस्कार दोस्तों। ये हमने एसएस में जो टॉपिक स्टार्ट किया था रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये बुक देख लीजिए। ये बुक है, इसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था सिंधु घाटी सभ्यता का और हम पहुँचे थे यहाँ। ठीक है, इस प्रश्न तक हमने देख लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन की नंबरिंग नहीं है तो सीधा आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? फिर से पढ़ देती हूँ। किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो यहाँ फर्स्ट जो है ऑप्शन ये सही है, इनाम गांव। और बाकी ऑप्शन देख लीजिए, बुर्ज होम, मेहरगढ़, भीमबेटका। पर यहाँ आंसर क्या है? इनाम गांव सही है। फिर व्याख्या देखिए। ताम्र पाषाणिक स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ से कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया गया था, जिसमें मृतक का सिर उत्तर की ओर था। उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर की ओर उसका सिर था। ठीक है, इनाम गांव आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्फोरा एक था। एम्फोरा एक क्या था? इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार या छिद्रयुक्त बर्तन। तो एम्फोरा एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। यह प्रश्न देखिए C-टेट में आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। एम्फोरा क्या है? लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार होता है। व्याख्या सुन लीजिए। आकार में लंबा तथा दोनों तरफ लगे हत्थे वाला जार को एम्फोरा जार कहा जाता है। ये एक प्रकार का जार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे नाम से बुलाते थे। इसे किस नाम से बुलाते थे? तो काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर और काला सोना। तो जहाँ इतनी ज़्यादा मांग है तो वो सोने के मुताबिक ही महंगा होगा। तो ये क्या है? काली मिर्च काला सोना नाम से बुलाते थे। कहाँ बुलाते थे? रोमन साम्राज्य में। ठीक है, व्याख्या सुन लीजिए। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। रोमन यानी यवन लोगों द्वारा इसे अधिक प्रयोग लिए जाने के कारण यवन प्रिया भी कहा जाता था। ठीक है, काला सोना और यवन प्रिया क्या होता है? काली मिर्च। ओके, रोमन साम्राज्य में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लोथल था। लोथल क्या था? पहला ऑप्शन ही राइट है यहाँ। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र। तो नेक्स्ट ऑप्शंस को अपन को देखने की जरूरत नहीं है, हमें यही याद रखना है। लोथल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र। ठीक है, व्याख्या सुन लीजिए। लोथल गुजरात राज्य में भोगवा नदी पर स्थित एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह एवं व्यापारिक स्थल था। यहाँ से गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का अर्थ भी बंदरगाह ही होता है, यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती कौन सी है? तो मेहरगढ़ है। और यह सभी नवपाषाणिक नहीं है, बुर्ज होम, ब्रह्मगिरी, चिरांद। तो यहाँ नवपाषाणिक पूछा है, प्राचीनतम नवपाषाणिक, तो कौन सी आ जाएगी? मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट स्थित है। यहाँ से कृषक समुदाय के उद्भव के भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बोलन दर्रे। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती कौन सी है? मेहरगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ मैं। निम्न में से किस सिंधु घाटी शहर के 2 के स्थान पर 3 हिस्से थे? मतलब सभी के 2 हिस्से थे, लेकिन ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ पर 3 हिस्से थे? तो वह स्थान था धोलावीरा। बाकी सुरकोटरा, लोथल, कालीबंगा ये नहीं है, यह आंसर है धोलावीरा। तो व्याख्या सुन लीजिए। सिंधु सभ्यता के शहर सामान्यतः 2 भागों में बटे थे, परंतु धोलावीरा शहर 3 भागों दुर्ग, मध्य और निचले नगर में विभक्त था और बाकी सभी सामान्यतः 2 भागों में बटे थे। ये शहर गुजरात राज्य में स्थित था। धोलावीरा गुजरात में है, सभी को पता है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद था? मानकीकृत उत्पाद पूछा है यहाँ पे, तो ईंटें आंसर राइट है। बाकी मृद भांड, मृण मूर्तियाँ और मूर्तियाँ ये ऑप्शंस नहीं है यहाँ। मानकीकृत उत्पाद कौन सा हो जाएगा आपका? ईंटें। ओके व्याख्या सुन लीजिए। सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद ईंटें थे। सभी प्रकार की ईंटें निश्चित अनुपात में बनाई गई थी। इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
रोम के साथ दक्षिण भारत का व्यापार का सजीव वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिससे पता चलता है कि रोम के साथ हमारे दक्षिण भारत का व्यापार चलता था। तो कौन सा है, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, पुरनानूर, मदुरई कंजी, ये नहीं है। यहाँ आंसर अपना सेकंड है, शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम ग्रंथ है जिससे पता चलता है कि रोम के साथ दक्षिण भारत का व्यापार होता था। ठीक है, व्याख्या पढ़ देती हूँ। रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन करने वाला ग्रंथ शिल्पाधिकारम था। इस ग्रंथ का लेखक इलंगो आदिगल था। हाँ, इसका लेखक भी आपको याद रखना है, शिल्पाधिकारम का इलंगो आदिगल। इस ग्रंथ का नायक कोवलन तथा नायिका कनंगी थी। ये कोई ज़रूरी नहीं है याद रखना, आप बस इसका लेखक याद रखिए, इलंगो आदिगल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ 2 कथन दे रखे हैं, हमको सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा कथन राइट है, कौन सा सत्य है, असत्य है। ठीक है, फर्स्ट पढ़ रही हूँ मैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। फिर सेकंड है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। अगर ये उपजाऊ है तो खेती और पशुपालन तो होगा ही सही, ये कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर आंसर है ए और बी दोनों सत्य है। देखिए, अब इसको आप ऐसे याद रखिए कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास है और ये एक उपजाऊ मैदान है, और जब उपजाऊ मैदान है तो यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, दोनों राइट है। ठीक है, ए और बी दोनों सत्य। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बोलन दर्रे के पास। ठीक है, व्याख्या सुन लीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यह पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य पाए हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ और जौ की खेती करते थे। यहाँ के लोग भेड़, बकरी तथा अन्य जानवर भी पालते थे, यानी पशुपालन भी हो रहा है और कृषि भी साथ साथ चल रही है। ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। तो यहाँ 4 ऑप्शन सही है। चलिए मैं सारे ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। जाति और वर्ण समान है। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। और 4 ऑप्शन है, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। और प्रश्न देखिए, वापस पढ़ रही हूँ मैं। वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। ठीक है, व्याख्या सुनिए। लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की जरूरत थी। इस कारण वर्णों में जातियों की उत्पत्ति हुई जो समाज को संगठित करने का आधार बन गई। सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई है। तो सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा की गई है। ये शायद क्वेश्चन सभी को याद होगा जो भी तैयारी कर रहा है, और 1921 में। ठीक है, व्याख्या सुन लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा स्थल पर की गई। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इस स्थल की खुदाई की गई। हड़प्पा स्थल का प्रथम उत्खनन होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जबकि हड़प्पा नामक टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया। मतलब इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया, चार्ल्स मेसन के द्वारा। और बाकी इसका खुदाई का कार्य किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था। तो बेबीलोनिया से था। इनका एजटेक, माया इनसे नहीं था, बेबीलोनिया से था। किससे था, बेबीलोनिया से। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था, बेबीलोनिया। ठीक है, बेबीलोनिया से माना जाता है। बेबीलोनिया सभ्यता का उद्भव फारस में हुआ था। बेबीलोनिया जो सभ्यता है इसका उद्भव कहाँ हुआ था, फारस में हुआ था। ठीक है, देखिए मैं फास्ट रिवीजन करा रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा मैं धीरे धीरे व्याख्या नहीं कराऊंगी। ये एक तरह से आपका रिवीजन चल रहा है और हमको सारे ही टॉपिक करने हैं। अभी तो ये फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय नगरीकरण, परंतु पहला नगरीकरण लगभग कब हुआ था। अच्छा, इन्होंने बताया कि द्वितीय नगरीकरण तो हुआ था 6वीं सदी ईसा पूर्व। तो पहला कब हुआ था, 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, 2500 ईसा पूर्व। जस्ट अ मिनट।
फिर है भारत